Good morning, students. Class 9th. Today we are going to study our chapter number 5, the fundamental unit of life. ठीक है, फंडामेंटल वर्ड क्या है? जो इम्पॉर्टेंट यूनिट है. अब यहाँ रॉबर्ट हुक की बात करें हम कि उन्होंने सबसे पहले कॉर्क सेल को स्टडी किया था, जिसमें उन्होंने हनी कॉम जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए थे, और वो था बार्क ऑफ द ट्री. और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था 1665 में. उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था विद द सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप. उन्होंने इन बॉक्सेस को नाम दिया था सेल, और सेल का मीनिंग होता है लैटिन में लिटिल रूम्स, है ना. और दिस में सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, पर ये साइंस में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है साइंस की हिस्ट्री में. ठीक है, फर्स्ट टाइम किसी ने ऑब्जर्व किया था कि थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स, और वर्ड सेल was used to describe these unit and is used till this day in biology. ठीक है, और हम इसको एक एक्टिविटी से भी कर सकते हैं कि किस से लिविंग सेल्स बने हुए हैं. हम ऑनियन बल्ब लेकर के उसका जो अंदर का स्किन होता है उसको पील करके, जो कॉन्केव साइड में होता है ना अंदर, उसको पील करके उसकी स्लाइड अगर बनाएं, उसमें ड्रॉप ऑफ वाटर डाल करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, है ना. वी कैन पुट सॉल्यूशन ऑफ सैफ्रनिन का ड्रॉप डाल सकते हैं हम, ये कलरिंग एजेंट है, और हमें देखना है कि उसमें बबल्स ना आ सकें, है ना, और उसको ऑब्ज़र्व करना है अंडर द माइक्रो. सो व्हाट डू वी ऑब्ज़र्व? हम ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, ये देख सकते हैं. when we look through the lens of the microscope we can draw this structure. ठीक है, यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे सेल्स दिखाई दे रहे हैं. इसके अंदर एक डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज़ न्यूक्लियस. और बाकी जो दिखाई दे रहे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, दीज आर द सेल्स ऑफ ऑनियन पील. ओके, so if we try to perform this activity with various different size of onion, then also we will see the same result. So what are these structures? ये इसकी बात करें कि these structures look similar to each other, एक जैसे ही दिखाई देते हैं. And we find from the activity that onion bulbs of different sizes have similar small structure visible under the microscope. The cells of onion peel will all look the same regardless of the size of onion they come from. और इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को सेल कहा जाता है. दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. नॉट ओनली ऑनियन बट ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स, है ना. देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लीव ऑन देयर ओन. अब जिस तरह से आपने कई बार बिल्डिंग को बनते हुए देखा होगा, है ना, तो बिल्डिंग में क्या लगाया जाता है? अगर वॉल बनानी है, वॉल बनाने के लिए क्या यूज़ होता है? छोटे छोटे ब्रिक्स यूज़ होते हैं वॉल बनाने के लिए. तो वॉल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दैट बिल्डिंग और दैट वॉल. ठीक है. सो जब इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस हुआ, तब उसके बाद माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का डिस्कवरी होना शुरू हुआ. तो कुछ सिंगल सेल्ड एनिमल्स मिले हमें कि पूरा का पूरा एनिमल एक सेल में है, जैसे अमीबा, क्लेमेंडोमोनास, पैरामोशियम, बैक्टीरिया, ये सब सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ single body and assume different functions in it to form various body parts in multicellular organism. multi का मतलब होता है many, और ऐसे हैं some फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स, और इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि सेल्स कितने तरह के हैं, कैसे कैसे हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव कम फ्रॉम सिंगल सेल. एक ही सेल बार बार डिवाइड होकर के अपने तरह के बहुत सारे सेल्स बनाता है, और वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है. हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स जो दे रखे हैं हमें, वो आप देख सकते हैं. सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. और यहाँ ह्यूमन बॉडी के सेल्स दिखा रखे हैं. ये स्मूथ मसल है हमारा, ये हमारा ब्लड सेल है, ये नर्व सेल है, ये हमारा फैट सेल है,
ये बोन सेल है, ये ओवम है और ये है स्पर्म। तो आप देख सकते हैं एक ही बॉडी के अंदर कितने सारे डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट। तो शेप और साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। एमीबा अपनी शेप चेंज करता रहता है ना, लेकिन इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड, पिक्यूलर होती है एक प्रॉपर टाइप की। जैसे नर्व सेल हम देखते हैं तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये दिस इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन आर बॉडी। ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस, और जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है ऑल लिविंग फॉर्म्स की। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर। ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो क्या हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स एक ही जैसा फंक्शन करते हैं? नो। हमारे पास हार्ट है ब्लड को पंप करने के लिए, यानी कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम्स हमारे हैं, एक्सक्रीटरी है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो सभी को अपने अपने हिस्से का काम अलॉट किया गया है, दैट इज़ नोन एज डिवीजन लेबर। In fact, each such cell has got certain specific components which within it known as cell organelles. So सेल के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं जिनको स्पेशल फंक्शंस दिए हुए हैं परफॉर्म करने के लिए। कुछ क्या करते हैं, न्यू मटेरियल बनाते हैं सेल में, कुछ वेस्ट को क्लियर करते हैं। तो सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल करके निभाते हैं और तभी एक सेल प्रॉपरली फंक्शन कर सकता है ना। These organelles together constitute the basic unit called cell. It is interesting that all cells are found to have same cell organelles. और भाई फ़र्क नहीं पड़ता कि what are their function and what organism they are found in. सबके पास यही cell organelles present होते हैं। तो सेल किससे बने हुए हैं, क्या उनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है? तो हमने अभी देखा कि सेल के पास स्पेशल कंपोनेंट्स हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। हाउ इज़ अ सेल ऑर्गेनाइज? तो माइक्रोस्कोप के अंदर हमें देखना पड़ेगा। वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल में हमें क्या मिलेंगे? 3 स्पेशल फीचर्स। वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और all activities inside the cells and interaction of the cell within its environment are possible due to these features. सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की वजह से ही सेल के अंदर सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। अब एक एक करके हम सारे ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये या आउटरमोस्ट कवरिंग है, ये सेपरेट करता है सेल को अपने आउटर एनवायरनमेंट से, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है एंट्री और एग्जिट, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वही अलाउ करता है किसको अंदर एंटर होना है और किसको बाहर जाना है। और ये प्रिवेंट करता है मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। किस तरह से? वो एग्जांपल देखते हैं। जब सेल के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, वो ऑक्सीजन यूज़ अप करता है, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे मिलता है? प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से ऑक्सीजन अंदर जा सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सकता है। सेल के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया तो इट विल बी टॉक्सिक फॉर द सेल, इट मे कॉज द डेथ ऑफ द सेल या डैमेज हो सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एनवायरनमेंट में जाएगा और बदले में क्या आएगा? अंदर ऑक्सीजन आएगा। वाटर भी इसी तरीके से अपना डिफ्यूजन के लॉ को ओबे करता हुआ जब उसकी ज़रूरत होती तब सेल में आता है और जब ज़रूरत नहीं है तब वो नहीं आता। सो वाटर का प्रोसेस जो है, इनटेक ऑफ वाटर इज़ डन बाय ऑस्मोसिस। इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वाटर किस तरीके से किस साइड जाएगा, है ना। द ऑस्मोसिस इज़ द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसनट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसनट्रेशन। अगर हम एनिमल सेल को या प्लांट सेल को शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर में अगर डालते हैं तो 3 कंडीशंस यहाँ दे रखी हैं जो होती हैं, ठीक है। सबसे पहला,
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब सेल को हमने प्लेन वाटर में डाला, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, यानी वाटर कंटेंट बाहर ज़्यादा है सेल से, इसलिए वाटर कहाँ जाएगा, सेल वाटर को गेन करेगा ऑस्मोसिस में। ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो वाटर का मूवमेंट दोनों तरफ ही होगा, लेकिन आपको क्या दिखाई देगा लास्ट में, एंड जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि जो सेल हमने डाला वो स्वेल अप हो गया। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं रेजिन्स या फिर किशमिश, या फिर हम चने राजमा जो भी है बनाने से पहले आपकी मदर्स उसको भिगोती हैं, है ना, तो वो तो ड्राई है, और जब उसको वाटर के अंदर डाला जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, तब क्या होता है, वो स्वेल अप हो जाता है। सेकेंड कंडीशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि सेल का जो मीडियम है वही मीडियम बाहर भी है, तो वाटर ना तो सेल के अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, सेल वैसे का वैसा ही रहेगा। नेट रिजल्ट देखने को कुछ नहीं मिलेगा, वाटर अंदर भी जाएगा और बाहर भी जाएगा, लेकिन ओवरऑल साइज़ सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा साइज़ में। और थर्ड सिचुएशन जो है दैट इफ़ द मीडियम हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, ठीक है, तो बाहर का जो वाटर कंटेंट है उसके अंदर सॉल्ट या शुगर ज़्यादा डला हुआ है, तो सेल से ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन है, ठीक है, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा, यानी बाहर आ जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इसका एग्जांपल ये है कि अगर हम ग्रेप्स को शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे तब क्या होगा, वो सेल श्रिंक हो जाएगा, उसमें से वाटर का लॉस होगा, तो ये हमें देखने को मिलेगा। Thus osmosis is a specific case of diffusion through a selectively permeable membrane, ठीक है, उसके लिए एक्टिविटीज़ भी हमें दी हुई हैं, वो हम देख सकते हैं। सो हम एक्टिविटी देख सकते हैं, एक्टिविटी 5.3 क्या करना है हमें इसे में, ऑस्मोसिस विद एन एग दे रखा है, हमें एग के आउटर शेल को जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना उसको रिमूव करना है बाय डिजॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो एक थिन स्किन, आउटर स्किन हमें देखने को मिलेगा जो सेल को एनक्लोज कर रहा है, और उसको हमने प्योर वाटर में डालना है, और 5 मिनट्स के बाद हम क्या देखेंगे, द एग स्वेल्स अप बिकॉज वाटर पासेस इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। अब दूसरी एक्टिविटी है कि हमें डी शेल्ड एग को कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखना है और उसको 5 मिनट्स के बाद ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ एग श्रिंक कर जाता है, क्यों, क्योंकि वाटर पासेस आउट ऑफ द एग सॉल्यूशन, या एग से वाटर कहाँ जाता है, सॉल्ट सॉल्यूशन में, बिकॉज सॉल्ट सॉल्यूशन इज़ मोर कंसनट्रेटेड, ठीक है। और एक और एक्टिविटी हमें दे रखी है रेजिन्स, यानी कि किशमिश या एप्रिकोट्स या आलमंड के साथ हम कर सकते हैं। पुट ड्राई रेजिन्स और एप्रिकोट इन प्लेन वाटर और उसको कुछ समय के लिए छोड़ दो, ठीक है। देन प्लेस देम इनटू ए कंसनट्रेटेड शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट प्लेस में क्या होगा, इट गेन्स वाटर एंड स्वेल्स अप, और सेकेंड केस में इट विल लूज वाटर एंड श्रिंक होता हुआ सेल दिखाई देगा। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं फ्रेश वाटर के, या फिर मोस्ट प्लांट क्या करते हैं, दे टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो प्लांट्स के रूट्स भी क्या करते हैं, वाटर कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, थ्रू ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, गैसेस और वाटर को एक्सचेंज करना इन द लाइफ ऑफ अ सेल। इसके एडिशन में अगर हम बात करें तो अपने आउटर एनवायरनमेंट से न्यूट्रिशन भी प्लांट्स या सेल्स इस तरीके से ले सकते हैं। Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है और ये किससे बना हुआ है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf and food and other material from its external environment। और ये प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, किसमें देखने को मिलता है, फूड को कौन एनगल्फ करता है, एमीबा, है ना। सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस, और ये प्रोसेस फूड का हम एमीबा में देख सकते हैं। अब हम एक एक करके और दूसरे ऑर्गेनल्स को देखते चले जाएंगे। सेल वॉल, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और रिजिड आउटर कवरिंग होती है जिसे कहा जाता है सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ।
प्लांट सेल में सेल वॉल मेनली किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज से। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। सो जब लिविंग प्लांट सेल वाटर लूज करता है थ्रू ऑस्मोसिस, यहाँ श्रिंकेज या कंट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द सेल देखने को मिलता है सेल वॉल से दूर की तरफ, और इस फेनोमेना को बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस। लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन, किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो उसे प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है ना। यहाँ पर भी एक एक्टिविटी दे रखी है जिसको देखा जा सकता है कि किस तरीके से सेल में प्लाज्मोलाइसिस होता है। ठीक है, तो सेल वॉल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। यहाँ जो एक्टिविटी दे रखी 5.6 में वो है रियोलीव का, उसको हमने वाटर में रखना है और उसकी स्लाइड बनानी है। तो स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स दिखाई देते हैं जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इनके अंदर होता है क्लोरोफिल। स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट का सॉल्यूशन डालना है लीफ के ऊपर और वेट करना है कुछ मिनट्स के लिए, और फिर उसकी हमने क्या करना है? माइक्रोस्कोप के अंडर उसको ऑब्जर्व करना है, तो हमें श्रिंकेज देखने को मिलेगा, प्लाज्मोलाइसिस हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इस लीफ को बॉईल कर लें वाटर में थोड़े समय के लिए और फिर हमें उसकी स्लाइड बना करके देखें, चाहे उसमें शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन डालें, तब हमें प्लाज्मोलाइसिस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सेल का फंक्शन वहीं जब हमने उसको बॉईल किया तब ख़त्म हो गया। तो सेल वॉल क्या करता है? वो सेल्स ऑफ प्लांट, फंगई और बैक्टीरिया को हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया के सामने विदस्टैंड करने की ताकत देता है विदाउट बस्टिंग। ठीक है, इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। सेल्स स्वेल अप हो जाते हैं, प्रेशर बिल्डअप करते हैं अगेंस्ट द सेल वॉल, और सेल वॉल भी इक्वल प्रेशर लगाता है स्वेलन सेल को। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल्स कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम दैन एनिमल सेल्स, और ये सेल्स को बर्स्ट होने से बचाता है। ठीक है, बारी आती है न्यूक्लियस की। तो अगर हम टेम्परेरी माउंट जो हमने देखा था अनियन पील का, उसमें हम देख सकते हैं कि हमें सेंटर में न्यूक्लियस देखने को मिले, है ना। तो सेल के सेंटर में है न्यूक्लियस, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जब भी सेल को स्टेन करेंगे सेफ्रनिन से या मिथिलिन ब्लू सॉल्यूशन से या आयोडीन लगा पुट करके, तो अलग अलग पार्ट्स अलग अलग क्या करते हैं? कलर गेन करते हैं, डार्क और लाइट शेड्स गेन करते हैं। यहाँ पर आपको एक्टिविटी 5.7 भी दे रखी है जिसमें आपको आइसक्रीम स्कूप से क्या करना है? जेंटली अपने चिक को स्क्रैप करना है और चिक सेल्स की स्लाइड बना करके भी उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, क्या दिखाई देता है उसमें वो हम आगे देखते हैं। तो जैसा हमने अनियन सेल्स में देखा था वैसे ही चिक सेल्स में भी हमें सेल्स दिखाई देते हैं, है ना। और यहाँ बीच में न्यूक्लियस दिखाई देता है हमें, अलग डिज़ाइन मतलब स्ट्रक्चर्स हमें इस तरीके से, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई और ये न्यूक्लियस हो गया, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं। न्यूक्लियस क्या है? इट इज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, ताकि ट्रांसफ़र कर सके या अलाउ कर सके मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, दैट इज़ टू साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के बारे में हम आगे बात करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेल डिवीजन के समय ही जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तभी ये हमें दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है जो कि पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है और उसे डीएनए बोला जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। क्रोमोसोम्स में डीएनए और प्रोटीन होता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं जो कि सेल का कंस्ट्रक्शन और सेल को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को कहा जाता है जीन्स। जो सेल्स डिवाइड नहीं कर रही है, डीएनए जो प्रेजेंट होता है वो है क्रोमेटिन मटेरियल के तरह। क्रोमेटिन मटेरियल कैसा विजिबल होता है? एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि उलझा हुआ डोरा होता है ना, कुछ भी हमें क्लियरली समझ में नहीं आता वैसा। वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड द क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। तो द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स, है ना, इट इज़ ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल पार्ट
अलॉन्ग विद एनवायरनमेंट, कि किस तरह से क्या डिटरमाइन करता है वो कि किस तरह से सेल डेवलप होगा, व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी, और उसकी केमिकल एक्टिविटीज़ क्या होंगे, ये सारा कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियस डिसाइड करता है। कुछ बैक्टीरियाज में न्यूक्लियर रीजन पुअरली डेवलप होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो न्यूक्लियर रीजन में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होती है, और ऐसे मटेरियल को कहा जाता है न्यूक्लियोइड। सच ऑर्गेनिजम्स हुज सेल लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या फिर प्राइमरी, कैरियोट्स मीन कैरियन यानी कि न्यूक्लियस। ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का आप डायग्राम देख सकते हैं, क्या है यहाँ, सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स और ये एरिया न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है यहाँ पर। बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो टेम्परेरी जो हमने माउंट देखा था अनियन पील का या ह्यूमन चिक का, उसके अंदर मेम्ब्रेन के पास लाइट कलर रीजन था, है ना, बहुत कम स्टेन लेता है, वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड कंटेंट है जो इट इज़ इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। ईच ऑफ दिस ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं, उनके पास भी अपनी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बिसाइड्स द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के दोनों के डिफरेंसेस लिख सकते हैं, है ना। तो ये एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हैं।